मेरे पास है नया चैप्टर और इस चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 1 11th क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इसको हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं बेसिक से। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन है शुरू में। तो वो पहली डेफिनेशन जो है वो है फंडामेंटल यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी यूनिट, फिजिकल यूनिट्स, जिनको दूसरी यूनिट से डिराइव्ड नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम को डिस्टेंस से डिराइव नहीं कर सकते। तो टाइम कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल। और मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो ये भी कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल। तो बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। पहली होती है लेंथ, दूसरी होती है मास, तीसरी होती है टाइम, चौथी है टेम्परेचर। ये सब याद करनी है, पेपर में पूछता है इसको। पांचवी हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, और छठी है हमारे पास इंटेंसिटी, जिसको ल्यूमिनस, MI ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहा जाता है। और सातवीं होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो लेंथ की जो यूनिट होती है, यूनिट हमारे पास होती है लेंथ की मीटर। इसका सिंबल होता है M। मास की यूनिट हमें पता होगी किलोग्राम। टाइम की हमारे को पता है यूनिट क्या होती है? सेकंड। किलोग्राम का सिंबल kg, सेकंड का सिंबल S, छोटा s। टेम्परेचर की केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला। और क्वांटिटी ऑफ मैटर की होती है मोल। तो सिंबल क्या होता है? केल्विन का K, एम्पियर का A, कैंडला का CD, मोल का MOL। तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है। इसके बाद आती है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस यानी कि लेंथ और टाइम यानी कि देखो ये दोनों फंडामेंटल हैं, और इन दोनों से हम स्पीड को बना सकते हैं। सेम होती है हमारे पास वेलोसिटी भी। उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर मैं इनकी यूनिट निकालना चाहूँ तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी की भी यही है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात है, तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी? मीटर पर सेकंड। अब हम थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स को देखते हैं। कुछ और में हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब चाहे वेलोसिटी चेंज हो चाहे कुछ हो, यूनिट में चेंज नहीं आता। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर टाइम चेंज हो या टाइम दे रखा हो तो भी यूनिट क्या रहती है? सेम। तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है जो है वो है फोर्स। फोर्स बनता है मास से, और किससे? एक्सेलरेशन। और मास की यूनिट क्या है? फंडामेंटल है मास, तो हम पढ़ चुके हैं। तो मास की यूनिट क्या हो गई? kg। और एक्सेलरेशन की क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। तो फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी और भी अभी हम पढ़ेंगे, ये सब की सब क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स। ये रही। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स हो गया। फोर्स के बाद आता है हमारे पास वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो इसकी यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। जैसे आप एक जानते हो कि पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो हम इसकी भी यूनिट बना सकते हैं। क्या आएगी, वर्क की मैंने भी निकाली है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड। तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको हम, बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो हमारी फिजिक्स में आगे आती जाएंगी, उसको हम धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं पहले कुछ सिस्टम को पढ़ने। हमारे पास कॉमन जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किया जाता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है हमारे पास CGS, जहां C से बनता है सेंटीमीटर, G से बनता है ग्राम, S से बनता है सेकेंड। इसको CGS सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम हमारा कहाँ यूज होता है, किस कंट्री में, फ्रांस में। ठीक है, ये फ्रांस में यूज होता है। तो सेंटीमीटर किसके लिए यूज होता है, वहां पर लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, मीटर नहीं करते। मास के लिए ग्राम यूज करते हैं, और समय यानी कि टाइम के लिए वो सेकंड यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट FPS। FPS होता है ब्रिटिश सिस्टम में यूज, और F से बनता है फुट, P से बनता है पाउंड, और S तो वही अपना पुराना सेकेंड। फुट आप समझ गए होंगे किसके लिए यूज हो रहा है, लेंथ के लिए, और पाउंड किसके लिए, मास के लिए, एंड सेकेंड टाइम के लिए। फिर एक आता है MKS हमारा इंडिया में यूज होता है, और भी कंट्री में, फ्रांस में भी यूज हो सकता है। तो ये भी फ्रेंच सिस्टम है। M से होता है मीटर, K से होता है किलोग्राम, S से होता है सेकेंड। तो ये भी लेंथ के लिए, मास के लिए और सेकेंड के लिए यूज होता है। तो ये 3 तरह के सिस्टम है। बट इसके बाद एक सिस्टम और आता है जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, जिसको कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम होता है द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये पेपर में जरूर आता है, इसका पूछता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब नाम ही इंटरनेशनल आ गया तो इसका मतलब इसको हर जगह यूज किया जाता है, तो कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी फिजिक्स में क्वांटिटी है हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटी, जिनमें SI सिस्टम ही यूज होता है। जैसे पीछे चलते हैं, वर्क की यूनिट तो हमने ये निकाल ली, पर ये पूरे वर्ल्ड में यूज नहीं हो सकती। इसके लिए एक ही यूनिट यूज होती है, जूल। फोर्स की भी हमने फार्मूला निकाल लिया, पर इसके लिए क्या यूज हो सकता है यहाँ पर, न्यूटन। एंड रह गया पावर की भी यूनिट आ गई है यहाँ पर, ये रही। बट इसके लिए क्या यूज होती है आपको पता होगी, वाट। तो ये कौन सी सिस्टम है, SI सिस्टम है हमारे पास। तो ये होता है SI सिस्टम जो पूरे उसमें यूज होता है। तो इसको हम यहीं पर ही समझ लेते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले तो इस चैप्टर में, तो ये आपको समझ आ जाएंगी तो आगे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है, देखिए कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको हम मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी में भी नहीं रख सकते, और उनको फंडामेंटल क्वांटिटी में भी रख सकते, क्योंकि उनका यूज़ कम होता है। तो एक बार देख लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं आती। तो पहली होती है प्लेन एंगल, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल कहाँ बनता है और सॉलिड एंगल कहाँ बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं प्लेन एंगल की बात करता हूँ। जैसे कि ये एक कील लगा दी और ये रस्सी लगा दी,
अगर आप रस्सी से बंध जाओ और इसको चारों तरफ ऐसे घूमो तो आप एक प्लेन में घूमोगे, एक सर्कल में घूमोगे। तो ये जो आप इस कील के अबाउट इस रस्सी से बंधने के बाद जो एंगल कवर कर रही हो 2 डायमेंशन में, उसे कहते हैं प्लेन एंगल। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, एक चक्कर मारा तो 360 डिग्री, ठीक है जी। पर अगर आप सॉलिड एंगल की बात करते हो तो जो आपने कोन देखा है, अगर ये जो कोन होता है 3D शेप का, इसके अंदर जो एंगल होता है ओम्स, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है, और इसका सिंबल ये होता है। तो जो ये एंगल होता है, ये कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। ये 3D बॉडी में बनता है, ये 2D बॉडी में। तो प्लेन यूनिट आ गई हमारे पास। अब हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट होती है प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और इसकी होती है स्टीरेडियन, और इसका सिंबल यूनिट का होता है RAD, और इसका सिंबल होता है SR। ये भी टीचर पेपर में बहुत पूछता है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से कवर करके रखें। तो ये हो गई हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमारे काम आनी थी। इसके बाद फर्दर आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हमारे पास बहुत यूज़ होती हैं पेपर में और एक एक नंबर में पूछता है। तो सबसे पहले है फर्मी। तो फर्मी क्या है? इट इज़ अ स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा डेफिनेशन। स्मॉल डिस्टेंस फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेस। किसके लिए इस्तेमाल होता है इसका? ये पूछते हैं टीचर कि भाई किसके लिए यूज़ होता है न्यूक्लियर साइजेस। तो 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 10 की पावर 15 पार्ट्स, इतना छोटा होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है, दूसरी है हमारे पास एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ये लाइट की वेवलेंथ के लिए यूज होता है, और इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। तीसरा हमारे पास आता है नैनोमीटर। वन NM, तो ये होता है 10 की पावर -9 मीटर। चौथा है हमारे पास माइक्रोन। तो ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, और ये बराबर होती है 1 माइक्रोन। ये सिंबल होता है 10 की पावर -6 का। तो इसके बाद थोड़ी सी और हमारे पास स्कूल में डेफिनेशन के उस पे आती है। तो पहली आती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है कि 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर। यानी कि हमने यहाँ पर फार्मूला क्या यूज़ किया है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया? यानी कि 1 लाइट ईयर डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी? और 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? देखिए 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और 24 घंटे होते हैं हर दिन में। 60 मिनट होते हैं हर घंटे में, और हर मिनट में 60 सेकंड। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 9.467 10 की पावर 15 मीटर
तो 1 साल में लाइट इस स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है या करती है। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो अर्थ का, ये सन है और ये अर्थ, तो अर्थ सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में घूमती है। तो कभी डिस्टेंस बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है, कभी फिर बढ़ जाता है फिर घट जाता है। तो इसलिए इसने लिखा है मीन डिस्टेंस। तो ये है मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, या मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, कुछ भी कह लीजिए। तो इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं और इसको आपने डायरेक्ट याद करना है। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 10⁻11 मीटर। ये आ गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन। ये पेपर में ज़रूर पूछता है, आप पेपर देने जाओगे पहले अटेम्प्ट में तो उसी में ये कुछ डेफिनेशन आई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर 1 पार्सेक। पार्सेक होता है पैरेलैक्टिक सेकंड। पैरेलैक्टिक सेकंड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, देखिए ये हमारे पास सन है और अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है जी। तो सन जब अर्थ यहाँ पर आ गई मान लीजिए, और कहीं दूर से अगर हम इसको देखें कहीं दूर से, तो ये एक एंगल बनेगा। कितना बना? मान लीजिए 30 डिग्री। फिर हम और पीछे चले गए तो ये एंगल हो गया 5 डिग्री। और पीछे चले गए तो कितना पीछे जाने पर जब ये एंगल 1 सेकंड का बनेगा? सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। 1 सेकंड कितना होता है? हमें 1 डिग्री तो पता है कितना होता है कि 30 का डिग्री से 30 डिग्री पता है, फिर उसका 1/30 कर दो तो 1 डिग्री हो जाएगा, बहुत कम होता है। तो 1 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 मिनट, और फिर 1 मिनट को फिर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 सेकंड का एंगल। तो आप सोच सकते हैं कि 1 डिग्री का एंगल कितना छोटा होता है, 1 सेकंड का एंगल कितना छोटा होता है। वो होता है 1 डिग्री बाय 3600, इतना कम एंगल। तो ये जब हम इतनी दूर चले जाएंगे अर्थ और सन से कि हमारी आंखों पे इन दोनों से आने वाली इस लेंथ का एंगल कितना बनना शुरू हो जाएगा? 1 सेकंड बनना शुरू हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा सेकंड है? पैरेलैक्टिक सेकंड। तो 1 पार्सेक मैं यही लिख देता हूँ। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08। ये याद करनी है सब चीज़ें, पेपर में याद पूछी जाती हैं। इंटू 10⁻16 मीटर। और अब हम इन सब के रिलेशन बना लेते हैं एक बारी और फिर देखते हैं कि किस तरह से काम करेगा। तो अब हमने 1 AU, 1 लाइट ईयर और 1 पार्सेक। तो 1 AU कितना है? 1.5 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर कितना है? 9.46 10⁻15 मीटर। और 1 पार्सेक अभी भी मैंने निकाला इसको 3.08 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक मैंने पीछे बता दिए कि जब ये डिस्टेंस, जब इन दोनों के बीच को मिलाएंगे तो ये जो एंगल 1 डिग्री बनेगा, तो ये जो दूरी होगी, ये सॉरी मैं बताना भूल गया इसमें, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? 1 पार्सेक। मैं अर्थ से कितना दूर चला जाऊं कि इन दोनों का ये एंगल 1 सेकंड मेरी आंखों पे बने, तो वो पार्सेक कहलाएगा। तो अब इनमें हमें रिलेशन चाहिए, तो पहले मैं लाइट ईयर और AU में निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों की वैल्यू को भी डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करके आएगा 6.3 10⁻4। तो 1 लाइट ईयर 1 AU से कितने गुना बड़ा होता है? इतना बड़ा। तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में। अब आगे देखते हैं 1 पार्सेक और 1 लाइट ईयर को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ये बोरिंग लगती हैं, पर ये 2 नंबर की पेपर में पूछ लेते हैं। तो हम इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 पार्सेक
इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो इसका मतलब 1 पारसेक सबसे बड़ा होता है। जब लाइट ईयर इससे बड़ा है इतने गुना और लाइट ईयर से 1 पारसेक बड़ा है तो 1 पारसेक कितना हो गया, 1 लाइट ईयर 1 AU। इसका मतलब इतना आसान नहीं है कि अर्थ से हम इतनी दूर चले जाएं कि उसके सन से और अर्थ के मिलने से जो एंगल बन रहा है वो 1 सेकंड बने। इतना आसान नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंस तो हमारा सबसे ज़्यादा है, लाइट ईयर से तकरीबन 3.5 गुना बड़ा। तो ये हमारे पास 3 रिलेशन हो गए, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट। आगे हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास मैंने कुछ लिख दिए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी दोबारा से लिख दी है, और लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है L। इस तरह से ब्रैकेट में रखते हैं इसको सिंबल को। ये होती है मास की M, टाइम की T, और इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर। तो इसका सिंबल भी होता है डायमेंशन का A, इसके डायमेंशन का K, और कैंडला का जो होता है वो होता है CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, ये इनके डायमेंशनल सिंबल है। अब जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फोर्स हमने निकाला था, फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या था, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसने कही है इसकी डायमेंशन बनाओ, तो किलोग्राम की क्या होती है M, ये रही मास होता है ना किलोग्राम, मीटर की होगी लेंथ, और ये ऊपर रख देते हैं इसको, डिवाइड बाय सेकंड की हो गई T स्क्वायर। तो ये हो गई MLT -2। ये आप याद भी रख लीजिए, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं वर्क की पूछूँ तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है L, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, ML2 T -2। इसके बाद कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ M V स्क्वायर। M क्या होता है, मास। V वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एक बारी बना लेते हैं, चलिए मैं भी बना देता हूँ इसका। तो ये आगे D, तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आएगा ML2 T -2। वर्क की और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि वर्क को की यूनिट भी क्या होती है, जूल, क्योंकि वो भी एक तरह की हीट पैदा करता है, और काइनेटिक एनर्जी भी की भी यूनिट भी क्या होती है, जूल। एनर्जी हो चाहे वर्क हो, यूनिट सेम रहती है, डायमेंशन सेम रहती है, फार्मूला सेम रहता है। तो अभी हम स्पीड के पास चलते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया L, और टाइम क्या हो गया T। तो स्पीड की डायमेंशन क्या हो गई, LT -1, जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। ठीक है जी, तो ये हो गई कुछ हमारे पास डायमेंशन। अब इसके बाद एक और आती है डेंसिटी। ये फार्मूले जो मैं लिख रहा हूँ पेपर में आपको सिर्फ नाम देगा फिजिकल क्वांटिटी का, फार्मूले आपको खुद पता होने चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितनी बार इसको लिख के देखते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते डेंसिटी पे। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन हो गया M, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या होता है, L क्यूब। तो ये हो गया ML -3। अब इसमें कुछ कई बार तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ML -3। टाइम तो है ही नहीं, तो टाइम का क्या लिख दोगे, 0। इसके बाद एक हमने एक फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है G m1m2/r²। ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो G की वैल्यू क्या आ गई, F/r² m1m2। तो चलिए F की डायमेंशन मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, MLT -2। डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया L², और मास हो गया kg, यानी कि kg की डायमेंशन होगी M × M। तो क्या आ गया ये
ml³ T-2 डिवाइड बाय m2। तो g की एग्जैक्ट डायमेंशन हो गई, ऊपर m की पावर 1 है, नीचे m की पावर 2 है, तो -1 L³ T-2। ये पेपर में बहुत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा ये पेपर में बार बार पूछी जाती है कि कैपिटल जी की डायमेंशन निकालिए। तो इसको आप एक बार फिर प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने अभी आपको बताया फोर्स की डायमेंशन mlt-2, एरिया होता है मीटर स्क्वायर यानी कि L²। तो ये आ गया ml-1 T-2। इसके बाद आता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी डायमेंशन भी क्या होती है, mlt-2। याद रखने आपने सब। इसके बाद एक नई चीज आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन तब पैदा होता है बॉडी में जब आप उसकी लेंथ को खींचते हो। जैसे अगर आप एक वायर को खींच के डबल कर दोगे या फिर कितना भी मर्जी आप उसकी लेंथ को खींचते हो तो उसमें स्ट्रेन पैदा होता है। और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ। कई तरह का स्ट्रेन होता है बट मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पर। स्ट्रेन इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में कौन सी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब आप चेंज इन लेंथ ले लो या ओरिजिनल लेंथ ले लो, यूनिट तो क्या रहेगी, सेम, मीटर। और नीचे भी क्या रहेगा, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया। तो ये स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को मिला करके एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है यंग्स मॉडुलस। ये आपको याद करना है। चैप्टर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये आपको समझ आने लग जाएंगे कि फार्मूले है क्या और कैसे बने। अभी सिर्फ इनके फार्मूले से। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और मैंने अभी भी बताया कि स्ट्रेस की जो यूनिट होती है, डायमेंशन होती है, वो ये होती है। और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब यंग मॉडुलस की डायमेंशन किसके बराबर होती है, प्रेशर के बराबर किसकी होती है, स्ट्रेस के। तो पेपर में बहुत पूछता है ऐसी 3 फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। तो कौन कौन सी है, यंग मॉडुलस, प्रेशर और स्ट्रेस। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं आपको कुछ 1-2 फार्मूले और बता देता हूँ और बाकी फिर आप फार्मूलों की प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अगला आता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे अभी या पहले भी पढ़ा हो। इसने एनर्जी से रिलेटेड फार्मूला दिया। प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल होता है H और ये किस फार्मूले में यूज होता है, एनर्जी इक्वल टू H इंटू न्यू, जहाँ E होती है एनर्जी और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। और हम सब जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के उल्टी होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई फ्रीक्वेंसी की, 1/t। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आ गई, t-1। और रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी की डायमेंशन ये रही, कोई भी ले लो, वर्क ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लो, है तो एनर्जी ml2 t-2। तो चलिए इस फार्मूले को लेके आते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी ml2 t-2 h। इसकी तो डायमेंशन निकालनी है फ्रीक्वेंसी की, t-1। तो h क्या आ गया, डिवाइड बाय, तो ये हो गया ml2 t-2 t+1, क्योंकि ऊपर जाके +1 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया, ml2 t-1 डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इसके बाद आता है हमारे पास अगला जो एक इम्पोर्टेंट और भी है हमारे पास कई सारे। इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है, देखिए जब कोई भी लिक्विड किसी सरफेस पे गिरा जाता है तो वो लिक्विड कितनी स्पीड से आगे बढ़ता है वो डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी पे। जैसे शहद
स्लो आगे बढ़ता है कंपैरेटिवली पानी, तो पानी की विस्कोसिटी कम है और इसकी विस्कोसिटी, शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी एक अलग सिंबल है, इसको आगे और चैप्टर में एडवांस में पढ़ेंगे आप, आगे जाके पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। अभी के लिए हम इसका सिर्फ फार्मूला याद करते हैं। इसका फार्मूला होता है फोर्स वेलोसिटी इनटू रेडियस। ये अभी याद कर लो, ये कैसे आया कैसे नहीं आया ये आगे जाके हमारे को एक्सप्लेन हो जाएगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। वेलोसिटी की क्या होती है, lt-1। और रेडियस की क्या होती है, l। l-1 t-1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। और भी डायमेंशंस हैं इसकी, तो वो मैं आपको इसमें भी उसका दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, और आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। सो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, कुछ फार्मूले हैं जिनकी डायमेंशन पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सिंबल S और इसका फार्मूला होता है फोर्स बटे लेंथ। तो ये आप निकाल सकते हैं, mlt-2 डिवाइड बाय लेंथ। तो ये आ गई mt-2। इसके बाद आता है हमारे पास अगला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सब अभी याद करने हैं, ये आगे थर्मोडायनेमिक्स में और भी कई चैप्टर में ये वापस आएंगे, तब हम इनको और डीपली समझेंगे। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के सिंबल होता है, इसका फार्मूला होता है हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो हीट की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2 और टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो ये हो जाएगा ml2 t-2 k-1। इसके बाद और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, एक आती है चार्ज की। चार्ज, तो हमें पता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज हो गया करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन क्योंकि ये फंडामेंटल है एम्पियर ए और टाइम की टी, तो चार्ज की डायमेंशन पेपर में बहुत पूछता है, वो होती है AT, ए इंटू टी। इसके बाद पूछ रहा है पोटेंशियल, वोल्टेज। कई बार आपको पता नहीं पोटेंशियल क्या होता है, मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होती है, आप याद रखेंगे, वोल्टेज एनर्जी अपॉन चार्ज। एनर्जी अपॉन चार्ज। एनर्जी की अभी भी डायमेंशन हमने पीछे पढ़ी थी, ml2 t-2। चार्ज की क्या होती है AT। सिर्फ चार्ज की याद रखनी है आपने, और पोटेंशियल की। इसके बाद जितने भी फार्मूले आएंगे वो सब कवर अप हो जाएंगे। तो ये हो गया ml2 t-3 a-1। इसके बाद आती है हमारे पास रेसिस्टेंस। आपको पता होगा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का फार्मूला कहाँ से निकलेगा, ओम्स लॉ से। तो R कितना आ गया, V/I। तो देखो मैंने बताया था ना, V की डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी, ml a-1 डिवाइड बाय करंट एम्पियर। तो इसकी डायमेंशन आ गई ml2 t-3 a-2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चार्ज कैपेसिटी इनटू वोल्टेज, जो C होता है वो होता है कैपेसिटेंस। चार्ज बाय वोल्टेज, ये आपने खुद बनानी है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, m-1 l-2 a2 t⁴। तो ये आपने खुद बनानी है। तो ये कुछ हमारे पास डायमेंशन है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि डेंसिटी रो, सिंबल होता है डेंसिटी का ये जो मैंने बनाया रो, एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी G, एंड फ्रीक्वेंसी न्यू।
ये बेसिक क्वांटिटी है, यानी कि इनको अब क्या बना दिया गया है, फंडामेंटल बना दिया गया। तो फोर्स की डायमेंशन निकालो। तो फोर्स की डायमेंशन निकालते। पहली बात तो ये बेसिक बना दी गई है, तो बेसिक से कैसे काम लेना है हमने इसमें, हम ये देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। आगे डायमेंशन, एक्सेलरेशन लेंथ इंटू सेकेंड का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी टाइम की पावर -1 आ गई। अब हमारे को चाहिए मास, क्योंकि जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है mLT -2, ठीक है जी। ये डायमेंशन फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए किसकी टर्म में, डेंसिटी, ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमें मास चाहिए, L चाहिए और T चाहिए। अब मास कैसे मिलेगा, मास के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से T पुट कर देंगे, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो G L कितना हो गया, T -2, और ध्यान से देखो अगर आप इसको, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर क्या हो गया, T -2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना मैंने इसमें। तो T -2 की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, तो G क्या हो गया, L इंटू फ्रीक्वेंसी। तो L की डायमेंशन क्या आ गई, L की वैल्यू क्या आ गई, G/μ। देखो ये इस तरह से करना है, G स्क्वायर, सॉरी, तो ये आपने इस तरह से करना है कि L को निकालना है G/μ में, और यहाँ से T आ जाएगा म्यू में। कैसे, 1/T इक्वल टू म्यू, तो T कितना आ गया, 1/μ। आगे टाइम, देखो टाइम आ गया, म्यू की टाइम भी निकल गया, लेंथ भी निकल गई। अब क्या रह गया, मास। तो मास कैसे निकलेगा, यहाँ ये डेंसिटी मास अपॉन L3, तो मास क्या आ गया, डेंसिटी इंटू L3। L कितना है, G/ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर क्यूब, तो व्हाट इज अ मास, रो G³ फ्रीक्वेंसी -6। तो यहाँ हमारे पास मास आ गया, L आ गया, T आ गया। तो ये आप इसको एक बारी दोबारा से बना के फिर करके देखोगे तो सोल्व हो जाएगा, ये कोई टफ नहीं है। बस यहाँ देखिए कि इसको स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने इसका स्क्वायर करके यहाँ पुट कर दिया, L आ गया। इसका उल्टा कर दिया तो T आ गया। फिर L की वैल्यू यहाँ रख दी तो डेंसिटी आ गई। तो मास आ गया, लेंथ आ गई, T आ गई। अब इन सब की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख दीजिए। तो हमारे पास फोर्स क्या हो गया, mLT -2, तो m कितना है जी, रो G³ V -6, ये मास आ गया। और अभी इसको हम अंदर रख लेते हैं, और इसके बाद है L G/μ -2, उसके बाद है T -2, T है 1/μ, यानी कि T को मैं ये भी लिख सकता हूँ म्यू -1, तो T हो गया म्यू -1 का स्क्वायर, क्योंकि -2, म्यू -1 का पावर -2। तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास, अब सॉल्व कर लीजिए। रो अकेला है बस, ठीक है, G³, ये क्यूब है, ये 1 है, तो कितना हो गया G4, म्यू -6 -2 +2, क्योंकि ये ऐड होके मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, तो इससे कट गया। रो G4 म्यू -4 इक्वल टू फोर्स। तो ये आ गया फार्मूला। तो इस तरह के पेपर में आपके आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे सॉरी, तो ये आ जाएगा G/μ -6 आएगा, ये रहा -6 इक्वल टू फोर्स। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा आपको दे देता हूँ, तो आप उसको ट्राई कीजिए। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालनी है और इम्पल्स। हमें फोर्स और इम्पल्स दोनों की डायमेंशन निकालनी है अगर वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी
वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिक यूनिट्स है। तो इसके आंसर आएंगे, फोर्स का आएगा रो v4 म्यू माइनस 2 और इम्पल्स का आएगा रो v4 म्यू माइनस 3। तो ये आपने खुद करने हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इन सारी कंसेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिए, सब कुछ ध्यान से पढ़िए, डायमेंशंस को लिख लिख के देखिए, यूनिट्स को लिखिए, तो अगले लेक्चर में जो टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा ये, तो आपको ईजिली समझ आएगा और बहुत ईजिली कवर हो जाएगा।